नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6वीं यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 हेतु प्राप्त हुई है। यह बुक वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 70 से 80% इसी बुक से वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। आइए हम आज पाठ 4 पौधों को जानिए पाठ को देखते हैं। अध्याय 4 है पौधों को जानिए। क्या दिया है, निम्न चित्र को ध्यान से देखिए और जोड़ी बनाइए। ठीक है, इसे आप ध्यानपूर्वक पहले देख लें। ठीक है, एक साइड पत्तियों की पहचान या पेड़ दिए हुए हैं और दूसरे साइड उनके नाम दिए हैं। जैसे ये क्या है, ये पुष्प है। ये क्या है, मूसला जड़ है। ठीक है, ये क्या है, पत्ती है तो पत्ती पे लगाए हमने। ये क्या है, शाख है तो शाख पे लगाए। ये क्या है, झाड़ी है। ये क्या है, वृक्ष है। इस प्रकार आप चित्र को ध्यानपूर्वक देख लें और जोड़ी मिलान कर लें। ठीक है, अब नीचे दिए गए पौधे को चित्र को नामांकित कीजिए, रंग भरिए। देखिए ये पुष्प, ये भाग कौन सा है, पुष्प है। ये क्या है, पत्ती है। ये क्या भाग कहलाता है, तना कहलाता है। और ये क्या कहलाती है, जड़ कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार आपको जड़, तना, पत्ती एवं पुष्प को बताना है। बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है। बूजो ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे में निम्न प्रेक्षण देखे। क्या देखे उसने, क्या देखे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। यह पौधा स्वयं सीधा खड़ा नहीं होता, या यह किसी सहारे के ऊपर की ओर चढ़ जाता है। किसी के सहारे से ऊपर की ओर चढ़ जाता है। इसका तना कमजोर व मुलायम होता है। यह एक आरोही प्रकार का पौधा है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये सभी पॉइंट जो हमने पढ़े हैं वो क्या हैं, विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधों में निम्न प्रेक्षण देखे। उनने ये देखे, क्या क्या देखे, यह पौधे स्वयं सीधे खड़ा नहीं होता है ना, यह किसी के सहारे से ऊपर की ओर चढ़ता है, यह तना कमजोर व मुलायम होता है, यह एक आरोही प्रकार का पौधा है। ये चारों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी पत्ती के समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो मक्का में। ठीक है, मक्का का ये वाला चित्र है, इसमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निष्कासित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है, तो 20 का राइट आंसर लिख लेंगे। पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है, तो कहाँ से किया जाता है, जल का संचरण जड़ द्वारा। ठीक है, इसे ध्यानपूर्वक आप याद कर लें। शाक के बारे में सही कथन नहीं है। सही कथन कौन सा नहीं है, कि यह बिना पानी के वृद्धि करता है। ये बिल्कुल कथन गलत है ना, पानी बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और किसकी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मोमबत्ती की नहीं होती, टार्च की नहीं होती, किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है ना, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, यदि किसी पत्ती का सिरा विन्यास जालिका रूपी है तो वह पत्ती हो सकती है। जालिका रूपी है तो वह पत्ती कौन सी हो सकती है, पीपल की हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मध्य, मूसला, रेशेदार, खरपतवार, जड़, आरोही। तो पहली बता रही है कि मनी प्लांट, सैम, लौकी तथा अंगूर के तने खालिस्तान लता हैं। कैसे हैं, आरोही। ठीक है, खालिस्तान पौधों में पानी पहुंचाती है। जड़ जो है पौधों में पानी पहुंचाती है। स्त्रीकेसर पुष्प के खालिस्तान भाग में स्थित होती है, तो स्त्रीकेसर पुष्प के मध्य भाग में स्थित होती है। खेतों में, बगीचों एवं गमलों में उगने वाले अनचाहे पौधे खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। जड़ के मुख्य प्रकार खालिस्तान और खालिस्तान हैं, तो मूसला और रेशेदार हैं। ठीक है, इस प्रकार आप खालिस्तान भर लेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी पौधे की पत्ती को थैली से बांधकर उस पौधे को अंधेरे में रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा। अंधेरे में रखने से पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगी, जिससे भोजन का उत्पादन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण ना होने से पत्तियां कैसी हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसका
आंसर लिख सकते हैं। यदि अंकुरित बीजों को नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद उसमें क्या परिवर्तन होगा? यदि नियमित पानी और उचित देखभाल से बीज स्वस्थ पौधों में बदल जाएंगे। पौधों की जड़ मजबूत और गहरी हो जाएगी। पौधा पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी पेड़ की जड़ मूसला होती है तो इस पेड़ की पत्तियों का शिराविन्यास कैसा होगा? किसी पेड़ की जड़ मूसला होती है तो इस पेड़ की पत्तियों का शिराविन्यास जालिका रूपी शिराविन्यास होगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है, गुलाब व कपास को हम झाड़ी वाले पौधे क्यों कहते हैं? इसकी क्या पहचान है? तो इन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। ठीक है, ये इसकी पहचान हो गई। नेक्स्ट है, कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों होती है? तो कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते तथा किसी के सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है कि पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखना है। ये देखिए, ये पत्ती की सरल पत्ती का चित्र है। इसके विभिन्न भाग कौन से हो गए? ये वाला भाग पर्णफलक कहलाता है, ये क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है, और ये क्या है? मध्य शिरा कहलाती है, और ये वर्णवृंत कहलाता है। ठीक है, ये एक सरल पत्ती का डायग्राम हो गया। नेक्स्ट है, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र से ही समझाइए। देखिए, मूसला जड़ का उदाहरण हो गया है ना, इसमें ये मुख्य जड़ होती है और ये द्वितीयक जड़ होती है। ठीक है, रेशेदार या झगड़ा जड़ें, ठीक है, ये रेशेदार जड़ें हो गई। ठीक है, इस प्रकार ये मूसलाधार और रेशेदार की जड़ें का चित्र हो गया। मूसलाधार जड़ें क्या होती हैं? इसमें एक मुख्य जड़ होती है, यह भूमि के अंदर लंबाई के रूप में बढ़ती है। मूसला जड़ से अनेक शाखाएं निकलती हैं, उदाहरण मटर, नीम, आम। ठीक है, रेशेदार जड़ें कुछ पौधों की मुख्य जड़ नहीं होती, इसमें रेशे जैसी बहुत सी जड़ें होती हैं, इन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं। ये जड़ें मिट्टी के चारों ओर फैल जाती हैं और पौधों को मजबूती से पकड़े रहती हैं, उदाहरण गेहूं, घास, मक्का, ज्वार आदि की जड़ें। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है, पौधे रात्रि के समय जीवित कैसे रह पाते हैं जबकि वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं? उनमें ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे वे जीवित रह पाते हैं? तो दिन में क्या है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन कर लेते हैं। ठीक है, और रात में वे उसी ऊर्जा का उपयोग श्वसन प्रक्रिया में करते हैं। रात्रि के समय पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को ऊर्जा में बदल देते हैं, जिससे वे रात्रि में भी जीवित रह पाते हैं। ठीक है, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, इसे आप ध्यानपूर्वक लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। पौधे के किस भाग द्वारा जल व खनिज लवण का अवशोषण होता है? कुछ जड़ों को हम भोजन के साथ क्यों ग्रहण करते हैं? ऐसी जड़ों के नाम लिखिए। देखिए, पौधों की जड़ें जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। ठीक है, जड़ों में विटामिन, खनिज और फाइबर्स की प्रचुर मात्रा होती है, जैसे गाजर हो गई है ना, ये जड़ है ना, गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर आदि। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि पौधों को लगातार अधिक पानी दिया जाए तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों? अधिक पानी से पौधों के पत्ती एवं शाखाएं सूख सकती हैं एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कमी आ सकती है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। क्या है, पत्तियों में शिराविन्यास क्या है? इसके प्रकारों को चित्र से ही समझाइए। देखिए, पत्तियों में शिराविन्यास, ये देखिए जालिका रूप में पत्ती दी हुई है और ये समांतर रूप में है। ठीक है, इस प्रकार ये इसका चित्र हो गया। इसे हम देखिए, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि पत्तियों पर सिराओं के जरिए बनाए गए डिजाइन को शिराविन्यास कहते हैं। ठीक है, पत्तियों की सिराएं तने से पत्ती की नोक तक निकलने वाले संवाहनी ऊतक का हिस्सा होती हैं। ये जाइलम और फ्लोएम के से मिलकर बनी होती हैं। सिराओं के जरिए पत्ती को सहारा मिलता है। ठीक है, काय के द्वारा मिलता है? सिराओं के द्वारा पत्ती को सहारा मिलता है, और पानी और खनिज का परिवहन भी होता है। पत्तियों के बीच में एक प्रमुख रेखा को मध्य सिरा कहते हैं। सिरा विन्यास दो तरह का होता है, एक जालिकादार सिरा विन्यास और एक समांतर सिरा विन्यास, हमने चित्र में देख चुके हैं। ठीक है, जालिकादार सिरा विन्यास में मध्य सिरा के दोनों ओर जाल सा बना होता है, जिसे पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। इसकी जड़ मूसला
जड़ होती हैं। अब समांतर शिरा विन्यास में शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, नाम से स्पष्ट है। ठीक है। जिन पौधों में तंतुमय जड़ें होती हैं और पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है, उनमें गेहूँ, मक्का, घास, केला, बांस आदि शामिल हैं। ये आप इतना पूरा न लिख के इसे समझने के लिए हमने आपको बताया है। ठीक है। आप अपने अनुसार चित्र बना के एक एक दो दो लाइन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक बच्चा एक पौधे को रंगीन पानी में रखता है तो शाम तक उसके कौन कौन से भाग रंगीन होंगे और क्यों? यदि किसी पौधे को रंगीन जल में रखा जाए तो वह पौधा भी रंगीन हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। और उसमें भाग भी पूछा है तो जड़ होगा, तना होगा, पत्ती होगा, जो होंगे वो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है, पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन करना है। ये एक समान पुष्प के विभिन्न भाग हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या है पुष्प में देखिए, ये वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, ये वर्तिका कहलाता है, ये पुष्प का अंडाशय वाला भाग कहलाता है, ये जयांक वाला भाग कहलाता है, ये पुष्प का दल होता है, ये परागकोश होते हैं, ये पुकेसर होता है ना, ये बाह्यदल होता है, पुष्पासन होता है और ये पुष्प वृंत होता है। ठीक है। इस प्रकार आप एक अच्छा साफ सुंदर सा चित्र बना लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, पुष्प का सचित्र वर्णन भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है। ये वाले कौन से भाग कहलाते हैं, जैसे ये जो दिया है, पुष्पी पादप का वह भाग होता है जो जनन के में भाग ऐसे निम्न संरचना पाई जाती हैं, है ना। तो इसके बारे में आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि प्रकृति से सभी सजीव पेड़ पौधे अचानक से गायब हो जाएं तो हमारे जीवन में समय के साथ क्या परिवर्तन होने की संभावना है? क्या होगा, एक दिन बाद क्या होगा, एक सप्ताह बाद क्या होगा और एक वर्ष बाद क्या होगा, आपको सोच के यहाँ लिखना है। ठीक है। यदि ऐसा हो जाए तो, है ना, पेड़ पौधे अचानक गायब हो जाए तो देखिए, एक दिन बाद वायुमंडलीय प्रभाव पैदा हो सकता है। एक सप्ताह में क्या होगा, गैसों के आदान प्रदान का अभाव होने लगेगा। और एक वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पर्यावरणीय एवं जैव विविधता में बड़ी कमी आ सकती है एवं जीवों के लिए आवास, खाने के स्रोत आदि में कमी आ जाएगी। ठीक है। इस प्रकार आप इसको सोच विचार के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, बीजांड से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित वर्णन कीजिए। देखिए, बीजांड का उपयोग कभी कभी पौधों एवं फंगस के संदर्भ में भी किया जाता है, जहां ये जीवाणु या बीजों की संरचना को दर्शाते हैं। ठीक है। ये इस प्रकार आप इसको सचित्र डायग्राम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है। बीजांड का चित्र हो गया। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट कार्य 1। प्रोजेक्ट कार्य क्या दिया हुआ है, आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर उनका विवरण लिखें एवं चित्र चिपकाएं। देखिए, प्रोजेक्ट क्रमांक 1 दिया हुआ है, आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर उनके विवरण लिखें एवं चित्र चिपकाएं। ठीक है। तो इस प्रकार पौधे का नाम दिया, जैसे पालक है, शाख है, झाड़ी है, तो क्या है, शाख है। जड़ का प्रकार क्या है, फाइबर जड़ है। पत्ती शिरोविन्यास में क्या, जाल के रूप में होती है। और यहाँ चित्र लगाना है, लेकिन चित्र के लिए यहाँ पर्याप्त जगह नहीं है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक देख लें। इस प्रकार हमने पेड़ों के नाम लिखे हैं, उसमें शाख है, झाड़ी है, फाइबर है, कौन सी जड़ है, जड़ के प्रकार, पत्ती शिरोविन्यास क्या है, इसे आप ध्यानपूर्वक लिख लें। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट कार्य 2 दिया हुआ है, क्या, किसी भी पुष्प के, जैसे गुड़हल हो गया या धतूरा आदि की आंतरिक भाग की पहचान कर उसके चित्र दिए गए बॉक्स में चिपकाकर नाम लिखना है। ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या है, ये देखिए, जूम करके देखते हैं। ये वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, इसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, परागकोश, पुकेसर, है ना, ये तंतु है, ये दल है और ये बाह्यदल पुंज है। ठीक है। इस प्रकार ये चित्र है, इनके भागों, इनके क्या लिखना है, इनके भागों की पहचान कर उनके बारे में लिखना है। जैसे बाह्यदल पुंज के कार्य करता है, यह पुष्पी उपांगों का सबसे बाह्य चक्र है। यह सामान्यतः अनेक पत्तीनुमा जैसी संरचनाओं से बना होता है, जिन्हें बाह्यदल कहते हैं। दलपुंज क्या होता है, एक पुष्पी उपांगों का दूसरा चक्र है जो बाह्यदल पुंज के अंदर की तरफ स्थित होता है। यह अनेक दलपत्रों से बना होता है, जो जड़ें जो बड़े आकर्षण और रंगीन होते हैं। दलपुंज का प्रमुख कार्य परागण क्रिया के लिए कीटों और पक्षियों को आकर्षित करता है ना। क्या है, पुमंग, ये क्या है, यह पुष्पी उपांगों का तृतीय चक्र है।
और पुष्प के नर जननांग को निरूपित करता है। यह अनेक पुकेसर या लघु बीजाणु पर्ण से बना होता है। जयांग क्या है? यह पुष्पी उपांगों का चतुर्थ और अंतिम चक्र है और पुष्प के स्त्री जननांग को निरूपित करता है ना। जयांग एक अथवा अधिक अंडकों या गुरु बीजाणुपर्ण से मिलकर बना होता है। एक प्रारूपिक जयांग में 3 भाग वर्तिका और अंडाशय विभेदित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप चित्र और इसको लिख लेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना